इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 7 ऑफ DBMS और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रिगार्डिंग डाटा मॉडल्स। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं रिलेटेड टू डाटा मॉडल। सो फर्स्ट पॉइंट है डाटा मॉडल इज द मॉडलिंग ऑफ द डाटा डिस्क्रिप्शन, डाटा सिमेंटिक्स एंड कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स ऑफ द डाटा। सो देखिए डाटा मॉडल में क्या होता है, जब डाटाबेस हम क्रिएट करते हैं तो डाटा से रिलेटेड जो मॉडल्स करते हैं कि डाटा का क्या डिस्क्रिप्शन रहेगा, डाटा की क्या सिमेंटिक्स रहेगी। सिमेंटिक्स में आता है आपका प्रेजेंटेशन आ जाता है, सिंटेक्स आ जाता है, मतलब डाटा को ओवरऑल उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे होंगे हम। देन कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स, डाटा पे क्या कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे हम। ये कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आगे किसी वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि डाटा से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसको एक डाटा मॉडल थ्रू मॉडलिंग दिखाता है। अब देखिए, अब डाटा से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ मेंशन है कि क्या क्या हो सकता है। जैसे डाटा का डिस्क्रिप्शन, किस टाइप का डाटा हम यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस के लिए। देन डाटा सेमेंटिक्स, कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सिंटैक्स। देन सेमेंटिक्स तो एक्चुअली प्रेजेंटेशन से रिलेटेड चीज़ है, इसके भी बहुत डेप्थ में मत जाइए। एंड कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स है, डाटा पे क्या क्या चेक्स लगे हुए हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं। नाउ सेकंड पॉइंट है it provides the conceptual tools for describing the design of a database at each level of data abstraction। each level पे क्या डाटा किस तरीके से दिखेगा, उसका क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, तो वैसे टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं थ्रू डाटा मॉडल। ठीक है, डाटा मॉडल वो कुछ कंसेप्चुअल टूल्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से डेटाबेस का जो डिज़ाइन है ईच लेवल पे उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट देख लीजिए। बहुत डेप्थ में अभी किसी भी पॉइंट के मत जाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आगे की कुछ वीडियोस देखेंगे ना तब ये सारे पॉइंट्स आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बट फिलहाल के लिए जैसे पॉइंट्स है एक बार इसको एक फ्लो में देखते जाइए। नाउ देयर आर फॉलोइंग 4 डाटा मॉडल्स यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस। किसी डाटाबेस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बेसिकली 4 डाटा मॉडल्स का यूज होता है, तो हम देख लेते हैं वो क्या क्या है। So these are the 4 data models। First है relational data model, second semi structured data model, फिर है entity relationship data model जिसको ER data model भी कहते हैं शॉर्ट में। कहीं पे भी ER शॉर्ट में यूज होगा, इट मीन्स entity relationship। DBMS में बहुत जगह ER का यूज होगा, जैसे ER data model हो गया, ER diagram हो गया। So here ER stands for entity relationship। फिर है ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल। सो इन चारों मॉडल्स को हम देखेंगे, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। रिलेशनल डाटा मॉडल, सेमी स्ट्रक्चर डाटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल। सो सबसे पहले देखते हैं रिलेशनल डाटा मॉडल। देखिए रिलेशनल जब भी वर्ड आएगा DBMS में तो समझ जाइए इसका मतलब डाटा टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, और ये रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है, रिलेशनल डाटाबेस मॉडल पे। तो रिलेशनल डाटा मॉडल देखते हैं क्या पॉइंट्स है। दिस टाइप ऑफ मॉडल डिजाइंस द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स विद इन अ टेबल। सो ये टेबुलर फॉर्म में डाटा रहता है, और टेबल में कैसे रहता है कोई भी डाटा, रोज एंड कॉलम्स के रूप में ऑर्गेनाइज रहता है। जैसे देखिए ये टेबुलर फॉर्म में डाटा का क्या मतलब होता है, जिस तरीके से आपने एक्सेल शीट में देखा होगा, रोज बनी रहती है एंड देयर आर कॉलम्स। रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को ही तो टेबल कहते हैं। सो डाटा किस फॉर्म में रहता है, टेबुलर फॉर्म में, और इसी को या तो हम टेबल कहते हैं या DBMS की लैंग्वेज में इसको रिलेशन भी कहते हैं हम। दस अ रिलेशनल मॉडल यूजेस टेबल्स या फिर रिलेशंस। दस अ रिलेशनल मॉडल यूजेस टेबल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग डाटा एंड इन बिटवीन रिलेशनशिप्स। डाटा भी टेबुलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होता है, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है ना, जैसे दो टेबल्स के बीच में, वो भी टेबुलर फॉर्म में रहती है। ठीक है, सारी चीज़ें टेबुलर फॉर्म में होंगी। और देखिए टेबल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेशंस, टेबल्स को ही रिलेशंस भी कहा जाता है रिलेशनल डाटा मॉडल में। नाउ दिस मॉडल वॉज इनिशियली डिस्क्राइब्ड बाई एजार एफ कोड इन 1969। देखिए इनको शॉर्ट में EF कोड भी कहते हैं। सो कंप्लीट है एजार एफ कोड, इन्होंने डिस्क्राइब किया था ये मॉडल सबसे पहली बार। किसमें, देखिए ये एग्जैक्ट ईयर मान के मत चलिए कि 69, इट इज़ अराउंड 69 to 70, कभी कभी 1970 भी मेंशन रहता है। सो ये मॉडल बेसिकली पहली बार जिन्होंने डिस्क्राइब किया था वो थे एजार एफ कोड, EF कोड 1969 में इन्होंने मेंशन किया था। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था रिलेटेड टू रिलेशनल डाटा मॉडल, और इसी की वजह से इसी मॉडल को यूज़ करके फिर रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम आया। वो
इसी मॉडल पर बेस्ड है। तो ये पहली बार रिलेशनल मॉडल किन्होंने डिस्क्राइब किया था? ईएफ कोड ने, एचआरएफ कोड ने, इन द ईयर 1969 कह लीजिए, समटाइम्स 70 भी लिखा रहता है, 1970 भी। The relational data model is the widely used model which is primarily used by commercial data processing applications. ये बहुत पॉपुलर डाटा मॉडल है और बेसिकली इसका जो भी इंपॉर्टेंट कमर्शियल डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस होते हैं उनमें इस डाटा मॉडल का यूज़ होता है। मतलब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। इस मॉडल का यूज़ डेफिनेटली आपका रिलेशनल डेटाबेस तो इसी पे बेस्ड है, एंड रिलेशनल डेटाबेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इवन टिल डेट। 1970 से लेके अभी तक ये मतलब फीका नहीं पड़ा ये डाटा मॉडल। ठीक है, इट इज़ स्टिल ग्रोइंग एंड इट इज़ स्टिल पॉपुलर, वेरी पॉपुलर। और सारे मॉडल्स आए, उनका अलग अलग यूजेज है, लेकिन ये मॉडल टिका हुआ है, इट हैज़ इट्स ओन पॉपुलैरिटी। ठीक है, बिकॉज ये बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है और कन्वीनियंटली प्रोवाइड करता है। सो ये रिलेशनल डाटा मॉडल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज ईआर डाटा मॉडल। कंप्लीट होगा एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल, इसको शॉर्ट में ईआर मॉडल भी कहेंगे। एंड ईआर मॉडल इज द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एज ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स अमंग देम। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सारी चीज़ें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगी? एंटिटी और रिलेशनशिप के फॉर्म में। एंटिटी इधर किसको कहा गया है? ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या है? डाटा ही है, किसी चीज़ से रिलेटेड डाटा है तो उस चीज़ को एंटिटी कहा गया जिसका डाटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। और रिलेशनशिप का मतलब होता है उन ऑब्जेक्ट्स के, उन एंटिटीज़ के बीच में क्या रिश्ता है। वो रिलेशनशिप को भी हम इसमें टेबुलर फॉर्म में ही बताते हैं, बट यहाँ पे बेसिकली ईआर मॉडल में सिर्फ एंटिटीज़ बताते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। और एंटिटी किसको कहा गया? इन ऑब्जेक्ट्स को कहा गया है। ठीक है, इन्हीं का डाटा कलेक्ट होता है और उसी को एक एंटिटी कह दिया जाता है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज एंटिटीज, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को एंटिटीज कहा जाता है। एंड रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन अमंग दीज एंटिटीज, और डिफरेंट एंटिटीज में जो रिलेशनशिप रहेगा उसको रिलेशनशिप कहेंगे। सो एंटिटी रिलेशनशिप मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज या डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो थ्रू डायग्राम या थ्रू डाटा मॉडल हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इसमें। This model was designed by Peter Chen and published in 1976 papers. It was widely used in database designing. इसका भी बहुत यूज़ रहा है और अभी भी यूज़ होता है डेटाबेस की डिज़ाइनिंग में। ये मॉडल पीटर चैन ने डिज़ाइन किया था ईयर 1976 में। और रिलेशनल मॉडल की बात करें तो वो किन्होंने सबसे पहली बार डिज़ाइन कह लीजिए या डिस्क्राइब किया था या डेवलप, कुछ भी वर्ड यूज़ कर लीजिए, पहली बार किन्होंने डिज़ाइन किया था वो था ईएफ कोड। या फिर पहली बार जिनके माइंड में आया, इन्होंने डिस्क्राइब किया था या इन्वेंट किया था, वॉट एवर वर्ड यू कैन यूज़, तो वो होगा ईएफ कोड, एचआरएफ कोड। इन द ईयर वो 1969 लिख लीजिए, 1970 एक ही बात है। Now this model was designed by Peter Chan and published in 1976 papers. It was widely, इसका बहुत यूज़ होता है, तब भी होता था और अब भी, किसमें? डेटाबेस की डिज़ाइनिंग में। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब दी एंटिटीज। हर एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज एक एंटिटी, फ्रूट नाम की किसी एंटिटी है, उसमें भी स्पेसिफिक हम सपोज इसकी बात कर लेते हैं हम, ऑरेंज, सपोज ऑरेंज, तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे कि कलर। ठीक है, ऑरेंज का कलर ऑरेंज ही होगा। देन समटाइम्स येलो, येलो भी होता है, बट दैट इज ऑरेंज। हम फ्रूट की बात कर रहे हैं, लेमन की तो बात इधर कर नहीं रहे। ठीक है, देन शेप, राउंड। तो इस तरीके से इन सबको एंटिटीज कहते हैं, इन सबको एट्रीब्यूट्स कहेंगे। मतलब हर एंटिटी का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, यूनिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। जैसे कोई स्टूडेंट नाम की एंटिटी है तो स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, जैसे देखिए एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस, और भी फील्ड्स हम ले सकते हैं। सो दीज डिस्क्राइब्स द स्टूडेंट एंटिटी, तो इनको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। ठीक है, तो एंटिटी वर्ड बेसिकली किसके लिए यूज़ किया गया? जैसे इसी एंटिटी को हम फाइनली फिर टेबुलर फॉर्म में करते हैं। ये जो टेबल है, टेबल का नाम सपोज स्टूडेंट है, तो ये क्या हो गया? एंटिटी। और इसमें जो फील्ड्स हैं, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये जो ऊपर फील्ड्स मेंशन करेंगे, ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं डिफरेंट, 1 2 3 सपोज 5 एट्रीब्यूट्स है, इनको एट्रीब्यूट्स कहेंगे हम। ठीक है, और इनको फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स नाम वैसे भी हम देते हैं। ठीक है, और एंटिटी रिलेशनशिप के केस में ये टेबल को ही एंटिटी कहा गया है, एंड
रिलेशनशिप जो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी उसको रिलेशनशिप, और हर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये जो कॉलम्स है ना, कॉलम्स का जो नाम दिया गया इन्हीं को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स ही किसी एंटिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे स्टूडेंट टेबल सिर्फ अकेले बना के नहीं छोड़ेंगे ना, उसमें क्या क्या यूज़ करेंगे वो भी मेंशन करना पड़ेगा। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, जो भी फील्ड्स हैं इनको एट्रीब्यूट्स कहेंगे। So a set of attributes describe the entities. For example, student name, student ID describes the student entity. A set of same type of entities is known as entity set, and the set of the same type of relationships is known as relationship set. सेम टाइप की दी एंटिटीज है तो उसको एंटिटी सेट कहेंगे, और उनके बीच में यदि सेम टाइप का रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप सेट कहेंगे। जैसे एंटिटी सेट की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज है। सपोज ऑरेंज है, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, तो ये सारी किस में आ जाएंगी? इनका एंटिटी सेट क्या होगा? फ्रूट। एक ही टाइप की चीज़ है ना, ये है तो फ्रूट की ही बात हो रही, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स की। तो जो सेम टाइप ऑफ एंटिटीज़ होती है तो उसको कंप्लीट को एक एंटिटी सेट कह दिया जाता है। और यदि सिमिलर टाइप की रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं कभी दो टेबल्स के बीच में या दो एंटिटीज़ के बीच में, तो उन रिलेशनशिप्स को भी एक साथ मिला के हम क्या कह देते हैं? रिलेशनशिप सेट। तो ये हो गया ER डाटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डाटा मॉडल, वो है ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल। इसमें क्या होगा? ये ER मॉडल का ही एक्सटेंशन है, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उनका भी यूज़ हो गया। सो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द ER मॉडल विद नोशंस ऑफ, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, एनकैप्सुलेशन एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, इन सब का यूज़ होगा। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज़ हैं मेजॉरिटी का यूज़ इस मॉडल में होता है। दिस मॉडल सपोर्ट्स अ रिच टाइप सिस्टम दैट इंक्लूड्स स्ट्रक्चर्ड एंड कलेक्शन टाइप्स। तो इसको इस पॉइंट पे भी बहुत डिटेल में मत जाइए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। Thus in 1980s various database systems following the object oriented approach were developed। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ये अप्रोच भी अराउंड 1980s ही आया था। तो तभी से ये डाटा मॉडल्स में भी यूज़ होने लगा। सो हियर द ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट द डाटा कैरिंग इट्स प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट्स उन्हीं को कहा गया बेसिकली डाटा, जो मेन जो उधर एंटिटी कह दे रहे थे इधर ऑब्जेक्ट्स कह दे रहे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को भी ऑब्जेक्ट्स कह दिया गया है यह है यहाँ पे। सो डाटा कैरिंग इट्स प्रॉपर्टीज। देखिए ये सारी चीज़ ना विद एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर होंगी जो कि आगे आगे वीडियोज़ में आती जाएंगी। फॉर टाइम बिंग इतना याद रखिए ये ER मॉडल का ही एक्सटेंशन है, बट इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स का यूज़ हो गया है। नाउ नेक्स्ट है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल क्या है ये देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ डाटा मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 डाटा मॉडल्स। जो अभी पीछे जो 3 डाटा मॉडल्स हमने डिस्कस किए, एक्सप्लेन्ड अबव कह लीजिए या एक्सप्लेन्ड प्रीवियस, तो उन डाटा मॉडल से अलग है ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल। द सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल अलाउज द डाटा स्पेसिफिकेशंस एट प्लेसेस where the individual data items of the same type may have different attribute sets। देखिए सेम टाइप ऑफ डाटा आइटम्स है बट कभी कभी क्या होता है एक्सेप्शनली कि उनके एट्रीब्यूट सेट डिफरेंट हो जाते हैं। तो ऐसे केस में फिर कैसा डाटा मॉडल यूज होगा? सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल, जिसमें स्पेसिफिकली डाटा स्पेसिफिकेशन डाटा स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत होती है किन प्लेसेस पे? उन डाटा आइटम्स पे जो है तो सेम टाइप के लेकिन डिफरेंट एट्रीब्यूट सेट्स यूज हुआ है। फॉर दैट एक लैंग्वेज का यूज़ होता है, उसको कहते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, शॉर्ट में XML भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज XML, इट इज़ वाइडली यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML। Although XML was initially designed for including the markup information to the text document, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में मार्कअप इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करने के लिए ये डिज़ाइन की गई थी लैंग्वेज, बट इट गेन्स इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन द एक्सचेंज ऑफ डाटा। डाटा एक्सचेंज में बेसिकली इस लैंग्वेज का यूज़ होता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस वहाँ से बढ़ गई थी। सो सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल में क्या यूज़ होता है? XML का यूज़ होता है ताकि उस सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा को रिप्रेजेंट किया जा सके। बाकी ये आप अपने लेवल पे एक बार वीडियो पॉज करके भी पढ़ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट है, अब डाटा मॉडल्स हमने देख लिए। अब डाटा मॉडल स्कीमा और इंस्टेंस क्या होती है? दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं।
डाटा मॉडल, स्कीमा एंड इंस्टेंस। देखिए स्कीमा तो ओवरऑल डेटाबेस के स्ट्रक्चर को कहते हैं और इंस्टेंस होता है एक पर्टिकुलर मोमेंट पे डेटाबेस का क्या व्यू देखना चाह रहा है कोई यूज़र, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे डेटाबेस में जो चीज़ें सेव है या फिर जो यूज़र देख रहा है उसको इंस्टेंस कह देते हैं। इंस्टेंस मतलब उस मोमेंट के लिए। डेटाबेस समटाइम्स क्या मोस्ट ऑफ द टाइम भी अपडेट होता रहता है, ठीक है, सेम ही वैल्यूज़ नहीं रहती है। तो स्कीमा तो ओवरऑल डिज़ाइन को कहते हैं और इंस्टेंस एक पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या डाटा सेव्ड है उसमें या डेटाबेस का क्या स्ट्रक्चर है उस पर्टिकुलर मोमेंट में। सो देखते हैं, द डाटा विच इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ द डाटाबेस। मतलब एक मोमेंट पे डाटाबेस में जो डाटा है उसका यदि सपोज आप कैप्चर कर ले तो वो उस डाटा को हम इंस्टेंस कहेंगे। एंड द ओवरऑल, और जो ओवरऑल डिज़ाइन होता है डेटाबेस को उसको स्कीमा कहते हैं। द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। तो स्कीमा तो बेसिकली देखिए बहुत कम चेंज किया जाता है क्योंकि ओवरऑल डिज़ाइन हो गया, बट इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस तो चेंज होती रहती है, कुछ ना कुछ डाटा अपडेट होता ही रहता है। तो हर इंस्टेंस मतलब हर मोमेंट पे इंस्टेंस तो चेंज हो ही जाएगा, डाटा चेंज हो रहा है तो इंस्टेंस भी चेंज होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर मोमेंट के डाटा को ही इंस्टेंस कहा गया। यदि डाटा चेंज हो रहा है एक मोमेंट में तो इंस्टेंस तो चेंज होगा ही। और डेटाबेस स्कीमा इज द स्केलेटन्स। तो देखिए पहले स्कीमा देख लेते हैं। स्कीमा ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस को स्कीमा कहते हैं। सो और डेटाबेस स्कीमा इज द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। जैसे स्केलेटन डेटाबेस का एक स्केलेटन स्ट्रक्चर, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर तो स्केलेटन ही है ना, उसके ऊपर फिर बाकी लेयरिंग है बाकी चीज़ों की। तो वैसे ही डेटाबेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या स्केलेटन स्ट्रक्चर वो उसी को हम डेटाबेस स्कीमा कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल व्यू ऑफ द एंटायर डेटाबेस। पूरे डेटाबेस की एक तरीके से लॉजिकल व्यू दे देता है, मतलब कितने टेबल्स होंगे, उनमें क्या रिलेशनशिप होगी, उनमें क्या क्या फील्ड्स होंगी, ओवरऑल स्ट्रक्चर वो बता देगा। उन फील्ड्स में कितना स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कितनी लेंथ होगी, किस टाइप का फील्ड होगा, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, किस टाइप का, ये सारी डिटेल्स मेंशन रहती है स्कीमा में। नाउ अ स्कीमा कंटेन्स स्कीमा ऑब्जेक्ट्स लाइक। एक स्कीमा में स्कीमा ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे टेबल की डिटेल्स होंगी, टेबल, फिर कीज से रिलेटेड चीज़ें होंगी, फॉरेन की, प्राइमरी कीज और भी कीज होती हैं। देन व्यूज़, एक पर्टिकुलर यूज़र एक मोमेंट पे डेटाबेस को जैसे देख पाएगा तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो स्कीमा होता है उसको व्यू कह देते हैं। कॉलम्स, क्या क्या कॉलम रहेंगे, उनके क्या डाटा टाइप्स रहेंगे, फिर किन प्रोसीजर्स का यूज़ होगा, स्टोर्ड प्रोसीजर्स एक्सेट्रा, ये सारी डिटेल्स किस में होंगी, स्कीमा में। A database schema can be represented by using the visual diagram. एक डायग्राम के रूप में डेटाबेस स्कीमा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख के ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि ये डेटाबेस किस टाइप का होने वाला है या फिर कैसे डाटा इसमें अरेंज्ड रहेगा, क्या रिलेशनशिप रहेंगी। दैट डायग्राम शोज द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप विद ईच अदर। एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा उस स्कीमा को देख के कि क्या क्या डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप है। Now next है a database schema is designed by the database designers to help programmers whose software will interact with the database. database schema जो है ये कौन डिज़ाइन करता है, database के डिज़ाइनर्स ही डिज़ाइन करते हैं। और इसकी मदद से स्कीमा, ये स्कीमा क्यों डिज़ाइन की जाती है, ये स्कीमा क्यों डिज़ाइन की जाती है, डेटाबेस स्कीमा ये प्रोग्रामर्स को ताकि हेल्प हो सके। फाइनली तो एक सॉफ्टवेयर ही इंटरेक्ट कर रहा होगा ना डेटाबेस से कि क्या एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है। अपने आप तो डेटाबेस कुछ नहीं प्रोवाइड करेगा, कोई प्रोग्रामर बैठा होगा जिस जो एक कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया होगा जिसकी मदद से डेटाबेस से इंटरेक्ट मतलब किया जा सकेगा। और क्लाइंट्स यहाँ एंड यूजर्स होंगे, बेसिकली जो ऑथराइज्ड पर्सन्स उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। बीच में लॉजिकल लेवल पे प्रोग्रामर्स बैठे रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेटाबेस क्रिएशन इज कॉल्ड डाटा मॉडलिंग। जब डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है पहली बार उस पूरी प्रोसेस को डाटा मॉडलिंग कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाती कि रैंडमली टेबल्स बनाना शुरू कर दिया, उसमें डाटा फीड कर दिया। ओवरऑल डिज़ाइनर्स बैठ के, डेटाबेस डिज़ाइनर्स बैठ के पूरा मॉडल तैयार करते हैं। जैसे कोई हाउस होता है तो आर्किटेक्ट जो होता है वो एक तरीके से एक कंप्लीट हाउस का सबसे पहले तो ओवरऑल डिज़ाइन होगा, फिर धीरे धीरे वो बारीकियों की तरफ बढ़ेगा। उसी तरीके से डेटाबेस डिज़ाइनर्स पहले अपर लेवल की डाटा मॉडलिंग करेंगे, फिर उसको और थोड़ा बारीकी से हर एक सेक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। ऐसे जाते जाते डिफरेंट लेयर्स ऑफ डाटा मॉडल्स भी होते हैं। तो देखिए, अ स्कीमा डायग्राम कैन डिस्प्ले ओनली सम एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्कीमा। कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ स्कीमा वो डिस्प्ले करेगा, जैसे
नेम ऑफ रिकॉर्ड टाइप, रिकॉर्ड इधर रो को कहा गया है, डाटा टाइप क्या यूज़ होगा और क्या कंस्ट्रेंट्स है, उस डाटा पे क्या चेक्स लगे हुए हैं। अदर एस्पेक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफाइड थ्रू द स्कीमा डायग्राम, स्कीमा डायग्राम बाकी और एस्पेक्ट्स को नहीं स्पेसिफाई करता, मतलब ये कुछ ही एस्पेक्ट्स को लेके चलता, ओवरऑल को नहीं लेके चलता। फॉर एग्जाम्पल मतलब जो नेक्स्ट फिगर हम देखेंगे, द गिवन फिगर नीदर शो द डाटा टाइप ऑफ ईच डाटा आइटम नॉट द रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइल्स, वो ना तो डाटा टाइप ऑफ ईच डाटा आइटम शो करेगा और क्या रिलेशनशिप है वो भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इन द डाटाबेस एक्चुअल डाटा चेंजेस क्वाइट फ्रिक्वेंटली, एक्चुअली में डाटा अपडेट होता रहता है, वो चेंज होता रहता है फ्रिक्वेंटली। फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन फिगर आगे देखेंगे, द डाटाबेस चेंजेस वेन एवर वी ऐड अ न्यू ग्रेड और ऐड अ स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट टेबल है उसमें हम हो सकता है कोई नई ग्रेड ऐड कर रहे हो या फिर नया स्टूडेंट की डिटेल्स ऐड कर रहे हो। सो द डाटा एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, उस डाटाबेस में एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो डाटा हमें दिखेगा उसको इंस्टेंस कहेंगे। और इंस्टेंस तो हर पल बदलती रहेगी क्योंकि डाटा भी कहीं ना कुछ बदलता ही है। सो ये हो गया स्कीमा एंड इंस्टेंस। सो देखिए यहाँ पे जैसे स्टूडेंट नाम का टेबल है, ये कंप्लीट स्कीमा दे रखी है, स्टूडेंट है उसमें फील्ड्स पता चल गई, नेम है, स्टूडेंट नंबर है, क्लास है, मेजर है। फिर कोर्स नाम का एक टेबल ले लिया, उसमें कोर्स नेम, कोर्स नंबर, क्रेडिट आवर्स, डिपार्टमेंट। फिर प्री रिक्विजाइट में ये एक टेबल ले लिया, उसमें कोर्स नंबर, प्री रिक्विजाइट नंबर। फिर सेक्शन नाम का एक टेबल ले लिया, उसमें सेक्शन आइडेंटिफायर, कोर्स नेम, सेमेस्टर, ईयर, क्या कौन इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर। फिर ग्रेड रिपोर्ट में स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट आइडेंटिफायर, ग्रेड। तो इससे ये तो पता चल रहा है ना कितने टेबल्स हैं, उनमें क्या क्या मेजर फील्ड्स यूज़ हो रही है, तो एक डिज़ाइन तो पता चल ही रहा है ओवरऑल। एक सिंपल सा डायग्राम था डाटाबेस स्कीमा का। नाउ डाटा इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। तो हमने जो 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर पढ़ा था, इससे प्रीवियस वीडियो आप देखिएगा, तो फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल, ये 3 लेवल्स हमने पढ़े थे जो कि मैं यहाँ शो कर दूंगी। तो डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है हर लेवल आपस में इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा होता है, वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते, सबका अपना अपना इंडिविजुअल टास्क चलता रहता है। डाटा इंडिपेंडेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर की मदद से ही इसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि 3 स्कीमा के लेवल्स की बात हो रही है डाटा इंडिपेंडेंस में। डाटा इंडिपेंडेंस रेफर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग एबल टू मॉडिफाई द schema at one level of the database system without altering the schema at the next higher level, मतलब 3 लेवल्स हैं। तो इधर ये कहा गया है कि किसी एक लोअर लेवल पे यदि स्कीमा चेंज करे तो उससे जो नेक्स्ट अपर लेवल है उसकी स्कीमा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अनअफेक्टेड रहेगी। मतलब हर लेवल की स्कीमा को हम इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हैं या फिर हर लेवल आपस में इंडिपेंडेंटली उन पे वर्क हो सकता है और बाकी जो हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगे बाकी लेवल्स। देर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस, क्योंकि 3 लेयर्ड अप्रोच की बात है तो इनके बीच में 2 टाइप की डाटा इंडिपेंडेंस होती है, वो हम देख लेंगे क्या क्या है। वो है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, पहले नाम ही देख लेते क्या क्या है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है एंड फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो देखिए सबसे पहले तो ये डायग्राम देखते हैं, इसी के ऊपर बेस वो इंडिपेंडेंस है। तो जो हमने 3 स्कीमा आर्किटेक्चर पढ़ा था, तो ये देखिए ये तो फिगर है डाटा इंडिपेंडेंस का, बट 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर में 3 लेवल्स हैं, एक्सटर्नल लेवल, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल। और ये एक्चुअल डाटाबेस है जहाँ फिजिकली इम्प्लीमेंट किया गया है सारी चीज़ों को। तो ये डाटाबेस सबसे पहले फिजिकल लेवल क्लोजेस्ट है इसके। अब देखिए फिजिकल लेवल के, और तीनों पे अलग अलग स्कीमा वर्क कर रही है। फिजिकल लेवल के स्कीमा को क्या कहेंगे, फिजिकल स्कीमा या इंटरनल स्कीमा भी कहते हैं इसको। लॉजिकल लेवल को लॉजिकल स्कीमा भी कहते हैं और लॉजिकल लेवल को कंसेप्चुअल भी कहा जाता है। कंसेप्चुअल स्कीमा भी इसी लेवल पे है। एक्सटर्नल लेवल पे इसको एक्सटर्नल स्कीमा है यहाँ पे। तो देखिए जैसे फिजिकल लेवल की स्कीमा पे कुछ काम करेंगे तो लॉजिकल लेवल की स्कीमा अनअफेक्टेड रहेगी, तो इसको क्या कहेंगे, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। यहाँ पे मतलब लोअर लेवल का नाम ले लेना आपको, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। और लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस इन दोनों के बीच में, लॉजिकल एंड एक्सटर्नल के बीच में। यदि लॉजिकल स्कीमा मतलब कंसेप्चुअल स्कीमा पे कुछ चेंज होगा तो ये एक्सटर्नल स्कीमा अनअफेक्टेड रहेगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो लॉजिकल लेवल और एक्सटर्नल लेवल के बीच में क्या है,
लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल लेवल और लॉजिकल लेवल के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। और ये तो स्टोर्ड डेटाबेस है, डेटाबेस को तुम वैसे भी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स में शो कर देते हैं, मतलब ये एक जनरल है कि डेटाबेस सेव्ड है। नाउ इसी डायग्राम पे बेस्ड ही पॉइंट्स है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल के, वो देख लेते हैं। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है, बिटवीन लॉजिकल और एक्सटर्नल लेवल थी। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस रेफर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग एबल टू चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा विदाउट हैविंग टू चेंज द एक्सटर्नल स्कीमा। मतलब ये वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस जिसकी मदद से हम कंसेप्चुअल स्कीमा को चेंज कर सकते हैं और एक्सटर्नल स्कीमा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। विदाउट हैविंग टू चेंज मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने कंसेप्चुअल स्कीमा पे कुछ चेंज किया तो हमें एक्सटर्नल स्कीमा पे भी कुछ चेंज करना पड़ेगा, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस इज यूज टू सेपरेट दी एक्सटर्नल लेवल फ्रॉम द कंसेप्चुअल लेवल। दोनों लेवल्स को सेपरेशन का काम भी लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कर रही है। कौन से दो लेवल को सेपरेट कर रही है ये, एक्सटर्नल लेवल एंड conceptual level को। Now next है, if we do any changes in the conceptual view of the data then the user view of the data would not be affected। यदि conceptual view of data पे कुछ change कर रहे हैं तो user view मतलब जो external level पे है, यूज़र व्यू ऑफ डाटा जैसे यूज़र देख रहा है उसको उस पर चेंजेस नहीं होगा, यूज़र को तो वही दिखेगा जो वो देखना चाह रहा है। लॉजिकल लेवल पे या कंसेप्चुअल लेवल पे अपनी चेंजेस होती रहेंगी, बट तो क्या है, यूज़र की व्यू इफेक्ट नहीं होगी, तो हो गया ना डाटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस अकर्स एट द यूज़र इंटरफेस लेवल। एक्सटर्नल लेवल पे दिख रही हैं चीज़ें, और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस किस लेवल पे होंगी, इट अकर्स एट लॉजिकल इंटरफेस लेवल। तो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, उससे नेक्स्ट लेवल की बात करिए, लॉजिकल से ऊपर कौन सा है, यूज़र इंटरफेस है या एक्सटर्नल लेवल है, तो उस लेवल पे ये अकर होंगे, मतलब जो चेंजेस यहाँ होंगी तो यूज़र उससे अनअफेक्टेड रहेगा। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या रहेगी, Physical data independence can be defined as the capacity to change the internal schema without having to change the conceptual schema। यहाँ पे क्या होगा, internal schema change हो रहा होगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि conceptual schema में भी कोई change करना पड़ेगा। So both are working independently। Next है, if we do any changes in the storage size of the database system, मतलब internal level पे तो यही सब काम करता है, storage size, data structures वो सब। तो स्टोरेज डेटाबेस साइज का, सपोज स्टोरेज सिस्टम में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, डेटाबेस सिस्टम सर्वर के स्टोरेज साइज में उसको कम या ज़्यादा या जो भी उसमें चेंजेस कर रहे हैं, देन द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस विल नॉट बी अफेक्टेड। तो जो आपका कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर वो सिमिलर रहेगा, वो नहीं अफेक्ट होगा। तो इधर आगे डाटा इंडिपेंडेंस, Physical data independence is used to separate conceptual levels from the internal levels। So physical data independence में ये दोनों levels को separate किया जाता है, किसको, conceptual levels को और internal levels को। Now physical data independence occurs at the logical interface level। जैसे देखिए logical data independence कहाँ occur हो रही थी, यूज़र को क्या व्यू दिखेगा यदि लॉजिकल पे कुछ चेंज हो रहा होगा, तो लॉजिकल लेवल से नेक्स्ट अपर लेवल कौन सा है, एक्सटर्नल लेवल, जिसको यूज़र इंटरफेस लेवल भी कहते हैं। और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस से ऊपर लेयर कौन सा, लॉजिकल, उसको लॉजिकल इंटरफेस लेवल कहेंगे। तो फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस अकर्स एट द लॉजिकल इंटरफेस लेवल। तो ये दो हमने डाटा इंडिपेंडेंस देख ली, देखिए ये रहा डाटा इंडिपेंडेंस, कौन सी हो गई, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ये रहा डायग्राम, ये 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर पर ही बेस्ड है। ये सारे लेवल्स 3 स्कीमा आर्किटेक्चर के ही हैं। एक्सटर्नल लेवल पे एक्सटर्नल स्कीमा है, लॉजिकल लेवल पे लॉजिकल स्कीमा या कंसेप्चुअल स्कीमा है, फिजिकल लेवल पे फिजिकल स्कीमा या फिर इसी को हम इंटरनल स्कीमा भी कहते हैं। और ये एक्चुअल डेटाबेस जहाँ पे चीज़ें स्टोर्ड है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।